हेलो स्टूडेंट्स, विनीताज हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित कविता पर्वत प्रदेश में पावस के प्रश्नोत्तर करेंगे। यहाँ हम पाठ्य पुस्तक में दिए प्रश्नों के अलावा अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी अभ्यास करेंगे, अतः वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेट्स स्टडी क्वेश्चन एंड आंसर। पावस ऋतु में प्रकृति में कौन से परिवर्तन आते हैं? कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा वर्षा ऋतु में मौसम हर पल बदलता रहता है। कभी तेज बारिश आती है तो कभी मौसम साफ हो जाता है। पर्वत अपनी पुष्प रूपी आंखों से अपने चरणों में स्थित तालाब में अपने आप को देखता हुआ प्रतीत होता है। बादलों के धरती पर आ जाने के कारण ऐसा लग रहा है जैसे आसमान ही धरती पर आ गया हो और कोहरा धुएं की तरह लग रहा है, जिसके कारण लग रहा है कि तालाब में आग लग गई हो। नेक्स्ट है, मेखला का शब्द का क्या अर्थ है? कवि ने इस शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों किया है? तो इसका उत्तर होगा मेखला का शब्द का अर्थ है कर्धनी अर्थात कमर का आभूषण। कवि ने यहाँ इस शब्द का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि पर्वतों की श्रृंखला कर्धनी की तरह टेढ़ी मेढ़ी लग रही है, अतः कवि ने पर्वतों की श्रृंखला की तुलना कर्धनी से की है। नेक्स्ट है, सहस्त्रदृक् सुमन से क्या तात्पर्य है? कवि ने इस पद का प्रयोग किसके लिए किया होगा? तो सहस्त्रदृक् सुमन से कवि का तात्पर्य पहाड़ों पर खिले हजारों फूलों से है। कवि को ये फूल पहाड़ की ही आंखों के समान लग रहे हैं, अतः कवि ने इस पद का प्रयोग किया है। चौथा प्रश्न है, कवि ने तालाब की समानता किसके साथ दिखाई है और क्यों? तो इसका उत्तर होगा कवि ने तालाब की समानता आईने के साथ दिखाई है, क्योंकि तालाब पर्वत के लिए आईने का काम कर रहा है। वह स्वच्छ और निर्मल दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न है, पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर क्यों देख रहे थे और वे किस बात को प्रतिबिंबित करते हैं? तो इसका उत्तर है पर्वत पर उगे ऊंचे ऊंचे वृक्ष चिंता में डूबे हुए लग रहे हैं, जैसे वे शांत आकाश को छूना चाहते हो। ये वृक्ष मनुष्यों की सदा ऊपर उठने और आगे बढ़ने की ओर संकेत कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, शाल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में क्यों धंस गए हैं? तो इसका उत्तर है घनी धुंध के कारण लग रहा है मानो पहाड़ कहीं उड़ गए हो, अर्थात गायब हो गए हो। ऐसा लग रहा है कि पूरा आकाश ही धरती पर आ गया हो। केवल झरने की आवाज ही सुनाई दे रही है। प्रकृति का ऐसा भयानक रूप देखकर शाल के पेड़ डर कर धरती के अंदर धंस गए हैं। नेक्स्ट है, झरने किसके गौरव का गान कर रहे हैं? बहते हुए झरने की तुलना किससे की गई है? इसका आंसर है झरने पर्वतों के गौरव का गान कर रहे हैं और बहते हुए झरनों की तुलना चमकदार मोतियों से की गई है। अब अगला है इसमें कि निम्नलिखित प्रश्नों का भाव स्पष्ट कीजिए। यहाँ एक एक पंक्तियां दी गई है और हमें इसका भाव स्पष्ट करना है। तो पहला है टूट पड़ा भू पर अंबर। इसमें कवि क्या कहना चाहता है? तो इसका भाव होगा कि घनी धुंध के कारण लग रहा है मानो पूरा आकाश ही धरती पर आ गया हो और केवल झरने की आवाज ही सुनाई दे रही है। नेक्स्ट है इसमें, यों जलदयान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। तो इन पंक्तियों का क्या भाव है? तो इन पंक्तियों में भाव में हम लिखेंगे कि चारों ओर धुआं होने के कारण लग रहा है कि इंद्र भी अपना बादल रूपी विमान लेकर इधर उधर जादू का खेल दिखाता हुआ घूम रहा है। अगला है इसमें, गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरुवर है झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। तो इन पंक्तियों का भाव ऐसे लिखे
कि पहाड़ों के हृदय से उठ उठकर अनेकों पेड़ ऊंचा उठने की इच्छा लिए एकटक दृष्टि से स्थिर होकर शांत आकाश को ऐसे देख रहे हैं मानो वो किसी चिंता में डूबे हुए हों। अर्थात वे हमें निरंतर ऊंचा उठने की प्रेरणा दे रहे हैं। ये वृक्ष मनुष्यों की सदा ऊपर उठने और आगे बढ़ने की ओर संकेत कर रहे हैं। पहले थे पाठ्यपुस्तक में दिए गए प्रश्न, अब है पाठ्येतर प्रश्न। पाठ्येतर प्रश्न से आशय एक्स्ट्रा क्वेश्चन। पहला है इसमें, कवि ने पर्वत प्रदेश में पावस कविता में पहाड़ और तालाब की तुलना किससे की है? तो कवि ने पर्वत प्रदेश में पावस कविता में पहाड़ों के आकार की तुलना करग्नि अर्थात कमर में बांधने वाले आभूषण से की है। कवि कहता है कि करग्नि के आकार वाले पहाड़ अपनी 1000 पुष्प रूपी आंखें फाड़ कर नीचे जल में अपने विशाल आकार को देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पहाड़ ने जिस तालाब को अपने चरणों में पाला है वह तालाब पहाड़ के लिए विशाल आईने का काम कर रहा है। अगला प्रश्न है, कवि ने पर्वत प्रदेश में पावस कविता में झरनों का वर्णन किस प्रकार किया है? तो इस कविता में झरनों का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि मोतियों की लड़ियों के समान सुंदर झरने झरझर की आवाज करते हुए बह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वे पहाड़ों का गुणगान कर रहे हैं। उनकी करतल ध्वनि नस नस में उत्साह तथा प्रसन्नता भर देती है। अगला है, पर्वत प्रदेश में पावस कविता में पेड़ हमें क्या प्रेरणा दे रहे हैं? तो इस कविता में पहाड़ों के हृदय से उठ उठकर अनेकों पेड़ ऊंचा उठने की इच्छा लिए एकटक दृष्टि से स्थिर होकर शांत आकाश को इस तरह देख रहे हैं मानो वो किसी चिंता में डूबे हुए हों। अर्थात वे हमें निरंतर ऊंचा उठने की प्रेरणा दे रहे हैं। अगला है, कवि ने तालाब की समानता किसके साथ दिखाई है और क्यों? तो यहाँ दो प्रश्न हैं। पहले प्रश्न में हम देखते हैं कि तालाब में या किसी अन्य जल युक्त चीज में आसपास की चीजों का प्रतिबिंब दिखाई देता है, जैसे किसी दर्पण में दिखाई पड़ता है। इसीलिए कवि ने तालाब की तुलना किसी विशाल दर्पण से की है, क्योंकि तालाब में भी विशाल पर्वत का प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है। अगला है, पर्वत प्रदेश में पावस कविता में पहाड़ को कौन सा मानवीय कार्य करते हुए दर्शाया गया है? तो इस कविता में पहाड़ अत्यंत ऊंचा और विशालकाय है। पहाड़ पर हजारों फूल खिले हुए हैं। करग्नि के आकार वाला पहाड़ अपनी 1000 पुष्प रूपी आंखें फाड़कर नीचे जल से भरे तालाब में अपने विशाल आकार को देख रहा है। उसका यह कार्य किसी मनुष्य के कार्य के समान है। नेक्स्ट है, पर्वतों से गिरने वाले झरनों की विशेषता लिखिए। तो यहाँ पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु में पर्वत के सीने पर झरझर करते हुए झरने गिर रहे हैं। इन झरनों की ध्वनि सुनकर ऐसा लगता है जैसे ये पर्वतों का गौरव गान कर रहे हों। इनकी करतल ध्वनि नस नस में उत्साह और प्रसन्नता भर देती है। ये पर्वतीय झरने झागयुक्त हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि ये सफेद मोतियों की लड़ियां पहने हुए हैं। नेक्स्ट है, पर्वतों पर उगे पेड़ कवि को किस तरह दिख रहे हैं? उसका उत्तर होगा कि पर्वतों पर उगे पेड़ देखकर ऐसा लगता है कि ये पेड़ पहाड़ के सीने पर उग आए हैं, जो मनुष्य की ऊंची ऊंची इच्छाओं की तरह है। ये पेड़ अत्यंत ध्यान से अपलक और अटल रहकर शांत आकाश की ओर निहार रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि शायद ये भी अपनी उच्च आकांक्षा को पूरा करने का उपाय खोजने के लिए चिंतनशील है और स्थिर होकर उपाय खोज रहे हैं। अगला प्रश्न है, तेज बारिश के बाद मौसम में क्या क्या बदलाव आया है? इसका आंसर होगा कि तेज बारिश के बाद मौसम ऐसा हो गया
कि घनी धुंध के कारण लग रहा है मानो पहाड़ कहीं उड़ गए हो, अर्थात गायब हो गए हो, और ऐसा लग रहा है कि पूरा आकाश ही धरती पर आ गया हो। केवल झरने की आवाज ही सुनाई दे रही है। प्रकृति का ऐसा भयानक रूप देखकर शाल के पेड़ डर कर धरती के अंदर धंस गए हैं। चारों ओर धुआं होने के कारण लग रहा है कि तालाब में आग लग गई है। ऐसा लग रहा है कि ऐसे मौसम में इंद्र भी अपना बादल रूपी विमान लेकर इधर उधर जादू का खेल दिखाता हुआ घूम रहा है। प्रश्न संख्या 9 है, पर्वत प्रदेश में पावस कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किस प्रकार किया गया है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर लिखें कि पर्वत प्रदेश में पावस कविता में कवि ने प्रकृति को मानव के सभी अंगों से परिपूर्ण माना है। उन्होंने पर्वत, बादल, झरने, तालाब, पेड़ आदि की तुलना मानव के गुणों से की है। पर्वतों पर उगे हजारों फूल ऐसे लग रहे हैं जैसे पर्वतों की आंखें हो, और वो इन आंखों के सहारे अपने आप को अपने चरणों में फैले दर्पण रूपी तालाब में देख रहे हो। पर्वतों से गिरते हुए झरने कलकल की मधुर आवाज कर रहे हैं जो नस नस में प्रसन्नता भर रहे हैं। पर्वतों पर उगे हुए पेड़ शांत आकाश को ऐसे देख रहे हैं जैसे वो उसे छूना चाह रहे हो। इस प्रकार कवि ने मानवीकरण अलंकार का प्रयोग सुंदरता के साथ किया है। अगला प्रश्न है, पर्वतीय प्रदेश में उड़ते बादलों को देखकर कवि ने क्या कल्पना की है। तो इसका आंसर है कि पर्वतीय प्रदेश में उड़ते बादलों के कारण लग रहा है मानो पहाड़ कहीं उड़ गए हो, अर्थात गायब हो गए हो। ऐसा लग रहा है कि पूरा आकाश ही धरती पर आ गया हो। केवल झरने की आवाज ही सुनाई दे रही है। प्रकृति का ऐसा भयानक रूप देखकर शाल के पेड़ डर कर धरती के अंदर धंस गए हैं। चारों ओर बादल होने के कारण लग रहा है कि तालाब में आग लग गई है। ऐसा लग रहा है कि ऐसे मौसम में इंद्र भी अपना बादल रूपी विमान लेकर इधर उधर जादू का खेल दिखाता हुआ घूम रहा है। कवि की यह कल्पना अत्यधिक मनोरम है। नेक्स्ट है, पर्वतीय प्रदेश में कुछ पेड़ पहाड़ पर उगे हैं तो कुछ शाल के पेड़ पहाड़ के पास। इन दोनों स्थानों के पेड़ों के सौंदर्य में अंतर कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर होगा कि पर्वतों पर उगे पेड़ देखकर ऐसा लगता है कि ये पेड़ पहाड़ के सीने पर उगाए हैं, जो मनुष्य की ऊंची ऊंची इच्छाओं की तरह है। ये पेड़ अत्यंत ध्यान से अपलक और अटल रहकर शांत आकाश की ओर निहार रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि शायद ये भी अपनी उच्च आकांक्षा को पूरा करने का उपाय खोजने के लिए चिंतनशील है और स्थिर होकर उपाय खोज रहे हैं। दूसरी ओर पर्वतीय प्रदेश में उड़ते बादलों के कारण लग रहा है मानो पहाड़ कहीं उड़ गए हो, अर्थात गायब हो गए हो। ऐसा लग रहा है कि पूरा आकाश ही धरती पर आ गया हो। केवल झरने की आवाज ही सुनाई दे रही है। ऐसा लगता है कि अचानक होने वाली मूसलाधार वर्षा और धुंध से भयभीत होकर शाल के ये पेड़ धरती में धंस गए हैं। अगला प्रश्न है, पर्वत प्रदेश में पावस कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ आपको इसके उत्तर में पूरी कविता का सार संक्षिप्त रूप में लिखना है। तो इससे ऐसे लिखें कि पर्वत प्रदेश में पावस कविता पर्वतीय सौंदर्य को व्यक्त करने वाली कविता है। प्रकृति का यह सौंदर्य वर्षा में और भी बढ़ जाता है। कवि ने इस कविता में प्रकृति का ऐसा वर्णन किया है कि लग रहा है कि प्रकृति सजीव हो उठी है। पर्वतों पर उगे हजारों फूल ऐसे लग रहे हैं जैसे पर्वतों की आंखें हो, और वो इन आंखों के सहारे अपने आप को अपने चरणों में फैले दर्पण रूपी तालाब में देख रहे हो। पर्वतों से गिरते हुए झरने कलकल की मधुर आवाज कर रहे हैं जो नस नस में प्रसन्नता भर रहे हैं।
पर्वतों पर उगे हुए पेड़ शांत आकाश को ऐसे देख रहे हैं जैसे वो उसे छूना चाह रहे हो। बारिश के बाद मौसम ऐसा हो गया है कि घनी धुंध के कारण लग रहा है मानो पहाड़ कहीं उड़ गए हो, अर्थात गायब हो गए हो। ऐसा लग रहा है कि ऐसे मौसम में इंद्र भी अपना बादल रूपी विमान लेकर इधर उधर जादू का खेल दिखाता हुआ घूम रहा है। अगला है प्रश्न, पर्वत प्रदेश में पावस कविता में कवि ने उच्चाकांक्षा पर किस प्रकार व्यंग्य किया है? तो इसका उत्तर है कि कवि ने उच्च आकांक्षा रखने वालों पर यह व्यंग्य किया है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में ऊंचा उठने की इच्छा रखते हैं वे उसी तरह हमेशा चिंतित, मौन और अपने आप में खोए रहते हैं, जैसे पर्वतीय क्षेत्र में पहाड़ों के हृदय से उठ उठकर अनेकों पेड़ ऊंचा उठने की इच्छा लिए एक टक दृष्टि से स्थिर होकर शांत आकाश को देखते हुए से प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट है, पर्वत प्रदेश में पावस कविता में कवि ने झरनों के सौंदर्य को किस प्रकार दर्शाया है? तो इसका उत्तर है कि इस कविता में कवि ने झरनों के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा है कि जब पहाड़ों पर झरने बहते हैं तो उनके झागदार पानी को देखकर ऐसा लगता है मानो उन्होंने मोतियों की लड़ियां पहन रखी हो। उनकी कलकल की ध्वनि को सुनकर ऐसा लगता है जैसे वे पहाड़ों का गुणगान कर रहे हो। उनकी करतल ध्वनि नस नस में उत्साह तथा प्रसन्नता भर देती है। अगला है, पर्वत प्रदेश में पावस कविता में धुआं कहाँ नजर आ रहा है? तो उसका उत्तर है कि इस कविता में तेज बारिश के बाद मौसम में घनी धुंध के कारण धुआं हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि तालाब में आग लग गई है और वह धुंध तालाब में उठते धुएं के समान लग रही है। अगला प्रश्न है, पर्वत प्रदेश में पावस कविता द्वारा किस अनुभव की प्राप्ति होती है? तो इसका उत्तर है कि पर्वत प्रदेश में पावस कविता द्वारा प्राकृतिक सौंदर्य के अनुभव की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है, पर्वत प्रदेश में पावस कविता में पर्वत की महानता का गुणगान कौन कर रहे हैं? तो इसका उत्तर होगा कि इस कविता में झरनों की करतल ध्वनि मन को प्रसन्नता देने वाली कही गई है और उस करतल ध्वनि को सुनकर ऐसा लगता है जैसे वे पर्वत की महानता का गुणगान कर रहे हो। अगला प्रश्न है, झरझर नस नस उठ उठ में कौन सा अलंकार है? तो इसका उत्तर है झरझर नस नस उठ उठ में पुनरुक्ति अलंकार है, क्योंकि जहां एक ही शब्द की उत्पत्ति एक से अधिक बार हुई हो वहां पुनरुक्ति अलंकार होता है। दर्पण सा फैला है विशाल इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो दर्पण सा फैला है विशाल इस पंक्ति में उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ उपमेय की उपमान से तुलना की गई हो तथा जहाँ सा से सी जैसे शब्दों का प्रयोग हो वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे प्रश्न में दे रखा है दर्पण सा फैला, तो जहाँ सा आया है वहाँ उपमा अलंकार होगा। अलंकारों को और अधिक अच्छे से समझने के लिए आप हमारे अलंकार के वीडियो को जरूर देखें। साथ में अलंकार को टिप्स और ट्रिक्स से भी समझाया गया है, तो वो आपके लिए लाभदायी हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जादू का खेल कौन खेल रहा है? तो इसका उत्तर होगा बारिश के मौसम के बाद चारों ओर फैली घनी धुंध के कारण ऐसा लग रहा है जैसे इस मौसम में इंद्र भी अपना बादल रूपी विमान लेकर इधर उधर जादू का खेल दिखाता हुआ घूम रहा है। तो स्टूडेंट्स, इतने सारे प्रश्नों का अभ्यास करने के बाद अब आपका ये पार्ट पूर्णतः समझ आ गया होगा। प्रीवियस वीडियो में हमने इसकी व्याख्या की थी और अब अगले वीडियो में हम MCQ करेंगे। तो हमसे जुड़े रहिए और लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।